हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट में यस लिख दो। जोश मीटर एक बार चैट में लिख दो। फिर मैं स्क्रीन पे आता हूं, जल्दी बताओ। हाँ जी। बस कुछ सेटिंग सही कर रहा था मैं। कुछ सेटिंग सही कर रहा था मैं। आई होप अब मैं विजिबल हूँ बढ़िया तरीके से। चलिए बताइए कैसे हो। हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली आपकी चैट्स वगैरह दिख नहीं रही थी तो वही सेटिंग वगैरह ठीक कर रहा था मैं। बताइए कैसे हो। क्या कल का रिवीजन सबने कर लिया है 15 मिनट के अंदर? क्या सबको याद है कल हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाँ। फेवरेट चैप्टर तुम लोगों का। समझ आ रहा है सबको? अभी तक की कहानी क्लियर है? सही है, सही है, सही है। सब बच्चे लिख रहे हैं कि भैया अभी तक की कहानी एकदम क्लियर है। भैया 15 मिनट के अंदर पबजी खेल लिया। ओ हो, इतने होशियार। ओ माय गॉड, पबजी खेल लिया। पबजी खेलते हो तुम? मैं अपने टाइम पे पबजी खेला करता था, है ना। 2019 की बात है। लॉकडाउन से पहले, जब पबजी बैन हुआ था उससे पहले। तो जब मैं कॉलेज में था ना, तो हम बहुत पबजी खेला करते थे, ठीक है। क्या मजा आता था। और एक समय ऐसा आ गया था जब पबजी के, मतलब वो तुम्हें याद है, क्योंकि हम थोड़े प्रो प्लेयर भैया, तो हम डायरेक्टली उतरते थे पोचिंकी में। जो खेलते हैं उनको पता है पोचिंकी क्या है। मतलब मैप्स होते हैं ना, जैसे फ्री फायर के मैप हैं, वैसे ही पोचिंकी उसकी मेन जो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा लोग होते थे, पोचिंकी में उतरते थे, है ना। उठाते थे, ठीक है। मेरी जो सबसे फेवरेट गन थी वो क्या थी, उसका नाम, कौन सी गन यूज करता था? अगर कोई वो बॉक्स मिल जाता था और अगर AWM मिल जाती थी हेडशॉट वाली, तो मजा ही आ जाता था, है ना। वरनी और भी गन थी, है ना। तो उस टाइम पे पोचिंकी में उतरा करते थे, है ना। और पोचिंकी से मतलब हम वहां पे, जो मेरे 3 दोस्त और थे, 4 का ग्रुप होता था, वहां पे सबको मारते थे। गाड़ी उठाते थे, गाड़ी उठा के जाते थे वो स्कूल वाला एरिया, अगर लोगों को पता है तो वहां जाया करते थे, है ना। हाँ बेटा, टीडीएम टीडीएम बहुत खेला है मैंने। टीडीएम मैंने बहुत खेला है। टीडीएम में टीडीएम में लोग छुप छुप के मारते, छुप छुप के। मैं घुस घुस के मारता था। टीडीएम बहुत खेला है। चलो, बहुत बढ़िया। M4, M416 स्केलर। यार जो स्केलर थी ना, वो वाली जो गन होती है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती थी, वेरी ऑनेस्टली। पता नहीं क्यों। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्री फायर भी आओ, फ्री फायर फिर बाद में खेला। खेले मैंने सारे गेम है बेटा। जो जो तुम बोलोगे ना मैंने खेला, देखो मैंने अपने बचपन में सारे गेम खेल लिए हैं, ठीक है। हाँ, ये फ्री फायर, ये पबजी। तुम और क्या खेलते हो तुम? ये COC, क्लैश ऑफ क्लैंस। इसके अलावा जितने भी तुम खेलते हो वो गेम मैंने खेल रखे हैं, GTA। ये सब खेल खेल के छोड़ दिए हमने, ठीक है। मैं अगर सुना दूं अपने जवानी के किस्से। हाँ, ये सब खेल लिया। हाँ बेटा, GTA भी खेल रखा है। हाँ, एक पीसी का गेम होता था उस टाइम पे यार, वो बड़ा तगड़ा लगता था। माइनक्राफ्ट नहीं खेला यार मैंने। एक पीसी का गेम, माइनक्राफ्ट जैसे गेम नहीं खेलता मैं। एक पीसी का गेम होता था, वो बहुत तगड़ा होता था यार, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। बहुत तगड़ा होता था। COD। भाई उसमें आता था मजा। हाँ, COD, अब मुझे याद आया। यस, यस। टेम्पल रन। कॉल ऑफ ड्यूटी, बच्चों को पता है, COD, उसमें आता था मजा। चलिए, आज ये स्टार्ट करते हैं। गेम वेम की बात कभी और करेंगे तसल्ली से, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेलोरेंट भी खेल रखा है बेटा। है, ऐसे वैसे समझ रहे हो क्या तुम?
ऐसे वैसे समझ रहे हो क्या तुम? तुम्हारे ऐसे प्लेयरों को तो मैं वैसे ही आउट कर देता हूँ, रैंक से वैसे ही बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुनो, स्टार्ट करते हैं। हमने कल, मैंने आपको ये बोला था हम टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट? यही बोला था ना मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको नाम तो बता दिए थे, नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, है ना? फिजन याद आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन याद आ रहा होगा, ठीक है। आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है फिजन। फिजन का बेटा क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताओ। अच्छा देखो, जितने भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उनके जो एग्जाम्पल हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के जो नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बताया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब सवाल आएगा ना पेपर में, तो एमसीक्यू के अंदर ना आपको ऑर्गेनिज्म का नाम देगा और ये पूछेगा कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ऐसे बहुत बार सवाल आता है, दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है बेटा? कल बताया था। फिजन का मतलब होता है टूटना। टूटना यानी इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर कौन होते हैं? सिंगल, तुम्हारी तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, 9th क्लास में पढ़ा है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना एंड प्लाज्मोडियम, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या करते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रखना, इन दिस प्रोसेस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। याद रखना, या तो दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजन, ठीक है। यानी यहां पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर क्या होगा? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड ग्रोज इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। यानी मान लो एक अमीबा है, मान लो एक अमीबा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये अमीबा का पेरेंट सेल है, दिख रहा है सबको? विजिबल है? विजिबल है क्या बेटा ये सबको? बहुत बढ़िया। ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा ना, सबसे पहले कौन डिवाइड होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो, सबसे पहले दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, स्टेप नंबर 1, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म याद आ रहा है? कुछ लिक्विड जो होता है सेल के अंदर, वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है और ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाता है एंड दो डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यानी फिजन क्या है? या तो दो डॉटर सेल बनेंगी या तो दो से ज्यादा डॉटर सेल बनेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन, ठीक है बेटा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। अब फिजन भी बेटा दो टाइप के, फिजन भी बेटा दो टाइप के। एक तो है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी दो, यानी वो वाला फिजन जिसके अंदर दो डॉटर सेल बनेंगी, और एक फिजन होगा जिसके अंदर मल्टीपल डॉटर सेल बनेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। मैं आपको दोनों की डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंसेस बताता हुआ चलता हूं। दो टाइप के फिजन है, एक है बाइनरी, एक है मल्टीपल, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी करता है, कौन सा मल्टीपल करता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात कर रहा हूं, जिसमें कि दो डॉटर सेल बन के आपके पास आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी फिजन एक ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है? ओनली 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो याद रखना, न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी क्लासेस में आएगा, ठीक है। आप बस इतना याद रखो, पहले न्यूक्लियस भैया डिवाइड होंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ डीएनए। देखो, दोनों के पास कॉपी जाएगी डीएनए की, ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो डीएनए कॉपी होगा, ठीक है। डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसके कुछ एग्जांपल याद रखना। सबसे पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के बारे में तो सुना हुआ है। पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में भी हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर सुना हुआ है। क्या आपने सुना है? अगर सुना है तो एक बार चैट में पीके लिख के बताओ मुझे। पैरामीशियम और एक और ऑर्गेनिज्म है यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना, EUGLENA। ये क्या है? यूग्लेना। ये तीनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये तीनों ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करते हैं। अच्छा, एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लीशमानिया। क्या है? लीशमानिया। और ये बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है ना। पहले अब देखो, फिजन दो टाइप का, बाइनरी, मल्टीपल, ठीक है। बाइनरी फिजन मैंने आपको बताया।
अब ये जो बाइनरी फिजन होता है ना, ये भी 3 टाइप का होता है, समझाता हूं कैसे, आ जाओ। बाइनरी फिजन भी बेटा 3 टाइप का है ना, 3 टाइप का बाइनरी फिजन होता है। इस वाले को काट लेना 1 मिनट, ये नहीं है आपके सिलेबस में। 3 टाइप के बाइनरी फिजन हमारे सिलेबस के अंदर है, समझना। पहला टाइप का बाइनरी फिजन इररेगुलर बाइनरी फिजन। इररेगुलर यानी 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा बट इररेगुलरली, यानी एक डॉटर सेल बड़ी हो सकती है, एक डॉटर सेल छोटी हो सकती है, इररेगुलर, तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर बाइनरी फिजन। अमीबा जो होता है, देखो अमीबा, अमीबा ना 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है बट कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये वाला बड़ा हो सकता है, ये वाला छोटा हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, वेरी सिंपल। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को ऐसे बीच से काट दूं, लॉन्ग, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबे तरफ से काटना, ये ट्रांसवर्स होता है। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना को अगर मैं ऐसे बीच से काट दूं, ये क्या है, ये लॉन्ग है यानी लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाता है। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एक तीसरा है, यानी मैं ऐसे काट दूं, ऐसे, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। क्या एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। तो अब तुम्हें एग्जांपल याद रखने, अमीबा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या ये तीनों के तीनों मतलब तीनों की तीनों बाइनरी फिजन समझ आए, जल्दी बताओ। बताओ, बोलो, क्या हमें यह समझ आया? बहुत बढ़िया। यानी क्या है, अलग अलग टाइप से ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे हैं, है तो बाइनरी फिजन ही, 2 ही डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं, बट अलग अलग टाइप से हो रहे हैं बेटा। कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि इरेगुलर हो रहे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल हो रहे हैं, कुछ ट्रांसवर्स हो रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। मैंने बोला पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एग्जाम्पल। कि अमीबा किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, पैरामीशियम किस टाइप से करता है, यूग्लिना किस टाइप से करता है। क्या ये तीनों एग्जाम्पल याद रहेंगे हमें? बहुत बढ़िया, ठीक है। शुरू शुरू में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट कराया था तो बच्चे कितने खुश थे, भैया रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, मजा आएगा, मजा आएगा। भैया ये क्या है, ये भी रिप्रोडक्शन है क्या है? भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। और कर लो मजे, और हंस लो, शुरू में है ना बहुत बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है लीशमानिया। लीशमानिया एक बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, मैं समझाता हूं कैसे। लीशमानिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, दैट कॉजेज डिसीज काला अजर। एक ना बीमारी थी जो कि पहले बहुत चलती थी, अब तो ये नहीं आती ज्यादा। एक बीमारी होती काला अजर, किसी ने सुनी है? सुनिए किसी ने काला अजर? हाँ बोलो, काला अजर सुनिए किसी ने? बहुत बढ़िया। तो जो काला अजर बीमारी है ना, वो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से? लीशमानिया, लीशमानिया, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, फिंगर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, है ना, यानी ऐसे एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो यानी एक ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लीशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला अजर नाम की बीमारी को कॉज करता है। और ये रिप्रोडक्शन पता है कैसे करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से। कौन सा मेथड? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। और बाइनरी फिजन में भी कौन सा? बोलो, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कौन सा? यानी ऐसे ऐसे करता है ये, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो द सेल डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। दिस शोज दैट अनलाइक अमीबा सम ऑर्गेनिज्म अंडरगो फिजन इन फिक्स्ड प्लेन। याद रखना, लीशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला अजर को कॉज करता है, और वो कौन से टाइप से रिप्रोडक्शन करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जब पेपर टफ बनाना होता है ना एग्जामिनर को, तो पता है क्वेश्चन कैसा पूछेगा। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बीमारी है काला अजर, उसको कॉज करता है,
ये बताओ वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। तो आपको पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का नाम काला मतलब लीशमानिया है, और लीशमानिया कैसे करता है, बाइनरी फिजन। बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चा कह रहा है भैया ये लीशमानिया भी स्पर्म जैसा है। बेटा तुम्हें तो हर जगह स्पर्म सेल ही दिख रहा है, तुम्हें हर जगह स्पर्म सेल जगह देखो, दिमाग में तो स्पर्म, तुम्हारे दिमाग में स्पर्म सेल तो नहीं चढ़ गया ज्यादा, चेक करो बेटा तुम, ठीक है, हर जगह। आ जाओ बात करते हैं आगे मल्टीपल फिजन की। आ जाओ, ये हो गया बेटा बाइनरी फिजन। अब बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की। अब देखो मल्टीपल फिजन क्या है, जहां पर दो से ज्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस होने वाली है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, यानी बहुत सारी डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होंगी। अब इसका जो एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है क्या, प्लाज्मोडियम। क्या बेटा, ये आप देख पा रहे हो, ये है प्लाज्मोडियम। मैं आपको अगले यहां पे एक दिखाता भी हूं, ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है समझना। ये पेरेंट सेल है, देखना बेटा ये पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल क्या करता है, ये सेल ना मल्टीपल न्यूक्लियस बनाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस इमेज में तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। वहां पर तो सिर्फ दो न्यूक्लियस बन रहे थे, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम के पास ना एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट, ठीक है। तो कुछ कंडीशन आती हैं जब ये सिस्ट लेयर ब्रेक होती है, ये जो लेयर है ना बेटा, ये ऐसे ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये हर एक न्यूक्लियस नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, यानी यहां से मल्टीपल डॉटर सेल बन जाती है। समझ पाए क्या, ये डायग्राम समझ आए, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बताओ समझ आया। बताओ ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये प्लाज्मोडियम वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया फैलाता है? भैया मलेरिया तो वो मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर से मलेरिया नहीं होता, मच्छर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म आता है जिस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। और जब मच्छर आपको काटता है तो आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, जिस वजह से आपको मलेरिया होता है। यानी प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट। ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को बेटा कॉज करता है, याद रखना पहली चीज तो, पहली चीज तो ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं बेटा, क्या है। फर्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस सेवरल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग मेनी डॉटर सेल इनसाइड द पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल आ जाते हैं। फिर क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो जो लेयर थी ना सिस्ट की, वो टूट जाती है, वो ब्रेक कर जाती है, ठीक है। अ सिस्ट वॉल फॉर्म्स अराउंड द पेरेंट सेल ऑफ द फॉर द प्रोटेक्शन, व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल द सिस्ट वॉल ब्रेक्स। समझना बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस आए, डॉटर सेल बन गई। अब मान लो कंडीशन थोड़ी खराब हो गई है, तो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट वॉल आ जाएगी, एक कवरिंग आ जाएगी। जैसे मान लो कुछ खतरा है तो खतरे के टाइम पे ऐसे बॉडीगार्ड आ जाते हैं ना, वैसे सिस्ट प्रोटेक्शन आ गई अनफेवरेबल कंडीशन में। बट जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो सिस्ट वॉल क्या होगा, ब्रेक करने लगेगी और सारे डॉटर सेल बाहर चले जाएंगे, वही यहां पर मेंशन्ड है। समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो, बताओ। समझ आए, ये होता है बेटा मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये डायग्राम भी याद रखना, ऐसे करके मल्टीपल फिजन हो रहा होता है। चलिए अब ना क्वेश्चन कहां से आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया
कि एक तो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखना, टाइप जैसे प्लाज्मोडियम कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, बोलो मल्टीपल फिजन, वैसे नाम तो तुम्हें याद रखनी है। उसके अलावा एक डिफरेंस होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर, वो जो डिफरेंस है उसके 3 पॉइंट आप याद कर लेना, कोई भी 3 पॉइंट जो कि आपको अच्छे लग जाए, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल, कि जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है, बताओ बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं, और यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 से ज्यादा यानी मल्टीपल डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन अकर्स इन नॉर्मल कंडीशन, बाइनरी फिजन कब होता है, जब एक नॉर्मल कंडीशन होती है, बट मल्टीपल फिजन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, याद आया, अनफेवरेबल कंडीशन में एक वॉल आ जाती है, हाँ, तो ये कहां पर होता है, इट टेक प्लेस ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब सिस्ट वॉल बनती है। अगला याद रखना, बाइनरी फिजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स 2 इंडिविजुअल, है ना, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 इंडिविजुअल बनते हैं। इसमें क्या है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डायरेक्टली फॉर्म्स मल्टीपल इंडिविजुअल, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं, वही सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स ओनली आफ्टर वन काइरोकेनेसिस, इसको काटो, इसको काटो, काइरोकेनेसिस कुछ नहीं होता, न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यानी क्या बोलना चाह रहा है, बाइनरी फिजन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कब डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद, वो तो हमें पता ही है, पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कैन डिवाइड ओनली आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, यानी जो बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर पाता है। तो ये कुछ 4 डिफरेंसेस हैं, कोई भी 3 डिफरेंसेस आप याद कर लेना, काम चल जाएगा। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत पड़ेगी, देखो टाइम है तो कर लो, वेल एंड गुड रहता है, एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी गुड, बट हाँ मतलब बायोलॉजी के लिए मैं फिर भी सजेस्ट कर दूंगा, पर वैसे जो अपने नोट्स होते हैं ना वो पूरे एनसीईआरटी के डेप्थ के साथ ही होते हैं, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है, आप रीड करना चाहते हो तो प्लीज करिए, बट देखो टाइम खराब मत करना। फिजिक्स की एनसीईआरटी तो रीड करने की कभी आवश्यकता नहीं है तुम्हें, मैं मुझसे पढ़ रहे हो तो कभी जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। बायोलॉजी भी मेरे नोट्स इनफ होते हैं, अगर तुम नोट्स पढ़ लेते हो ना, मुझसे पढ़ लेते हो तो काम चल जाता है, बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि रीड करो, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि तुम्हें समझ आनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगले टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है फ्रेगमेंटेशन। क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ये देखो, रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो, ये 1-2 लड़के ऐसे ही क्यों लगे रहते हैं हमेशा की हमेशा, क्या चक्कर होता है इनको चैट में। अच्छा तुम्हारे लिए एक लाइन कि अरे सुनो, अरे सुनो अपनी जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लाओ, अरे सुनो अपनी जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लाओ, अपनी लव स्टोरी जरा अपने मम्मी पापा को बताओ। ठीक है, हाँ, ज्यादा ही तुम लव स्टोरियां बना रहे हो ना यहाँ पर, थोड़ा सा जरा मम्मी पापा को भी बताओ, थोड़ा थ्रिल लाओ। मजा ना आ जाए तो फिर बताना मुझे, एकदम मजा ही आ जाएगा तुमको, वाह, जो चप्पलें और जूते तुमको पड़ेंगे ना बेटा, ओह एकदम आनंद आएगा तुमको, तुम बोलोगे वाओ दिस वाज मिसिंग, थ्रिल, थ्रिल है लाइफ के अंदर। अरे अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा ये तुमने देखा होगा कहीं पर पानी अगर पैसे बहुत समय का पड़ा होता है, जैसे ग्रीन कलर के कुछ एल्गी होते हैं, देखा है, ग्रीन कलर का एल्गी होता है, देखा है ये, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो देखो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरो, स्पाइडरमैन नहीं बेटा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक प्रकार का एल्गी है, एल्गी। और ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है फ्रेगमेंटेशन, अब यहां पर आपको जो डायग्राम है बेटा ये याद रखना है, ठीक है, डायग्राम कभी कभार इससे लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं या तो बनाने पे आ जाता है। आजकल सीबीएसई बोर्ड के अंदर डायग्राम बनाने पे सवाल ना के बराबर आ रहे हैं, बट लेबलिंग पे पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली, कि आपको इमेज दिखा देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे स्पाइरोगायरा है,
अब ध्यान से देखना बेटा, स्पाइरोगैरा एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म होता है, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से होता है ना। इसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इसका स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होता है, जैसे प्लांट्स में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी होता है, बट वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसकी ये होती है ना वॉल्स, इनको हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा, है ना। इसको हम बोलते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट और उसको हम बोलते हैं सेप्टा। क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है, जैसे तुम भी एक दिन मैच्योर हो जाओगे, है ना, जब तुम भी एक दिन मैच्योर हो जाओ, अभी तो नहीं हो पा रहे हो तुम मैच्योर, हाँ, तो एक दिन मैच्योर होके ये क्या होता है, ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हो दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? ये जो सेप्टा है ना, सेप्टा ये ब्रेक कर जाती है, ये सेप्टा यहां से क्या कर जाती है बेटा? ब्रेक कर जाती है। और जैसे ये सेप्टा ब्रेक करती है तो यहां पर दो आप देख सकते हो, एक डॉटर सेल ये रही, एक डॉटर सेल ये रही, तो यानी यहां पर सेप्टा वॉल ब्रेक कर जाती है। जैसे पिछले में सिस्ट था, यहां पर सेप्टा है, ठीक है। अब रीड कर लेते हैं बेटा फटाफट से। ऑन मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरेशन द फिलामेंट ऑफ द स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। फिलामेंट वही है बेटा, फिलामेंट वही है, फिलामेंट यानी सेप्टा, ठीक है। तो सेप्टा ब्रेक कर जाता है। ईच फ्रेगमेंट हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू कॉम्प्लेक्स न्यू फिलामेंट, यानी जो एक डॉटर सेल है ना, उसके पास एबिलिटी है टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगली चीज, दिस मेथड इज पॉसिबल बिकॉज सिंपल ऑर्गेनिज्म हैव लेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक प्रकार का छोटा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, इस वजह से इसकी बॉडी दो फ्रेगमेंट्स में टूटती है और दोनों फ्रेगमेंट से क्या होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर यहीं पर ही कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता खतरनाक सा, जैसे ह्यूमंस, तो हमारा अगर हाथ कटेगा तो हमारा हाथ वापस तो आ नहीं सकता। समझ रहे हो ना बात को? यानी हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। In higher organisms such as plant and animal, fragmentation is not possible due to their complex structure with tissues and organ. अब ये पॉइंट पता है मैंने क्यों लिखवाया है? क्योंकि ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे एक स्टार लगा लेना, क्वेश्चन ये पूछा गया था और क्वेश्चन लिख भी सकते हो कि एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाई एनिमल्स कैनॉट डू फ्रेगमेंटेशन एज देयर रिप्रोडक्शन। यानी फ्रेगमेंटेशन ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमंस का जो बॉडी है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। बट अगर मैं बात कर रहा हूं स्पाइरोगायरा की, तो स्पाइरोगायरा सेल है बेचारा, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट मैंने यहां पर लिखवाया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बोलो जल्दी फटाफट। यार मुझे समझ नहीं आता कि चैट मैंने बंद कर रखी है, फिर भी कुछ बच्चे चैट कर कैसे पाते हैं? क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है ये? हैं? चैट बंद कर दो तो भी चैट होती है, ये क्या चक्कर है यार? प्राइवेट कर दी अब तो मैंने चैट, अब तुम्हें दूसरों की चैट नहीं दिखेंगी। हा हा हा। चलो, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये समझ आ गया बेटा, फ्रेगमेंटेशन क्या हमें समझ आया? ब्लैक स्क्रीन आ गई क्या? हेलो ब्लैक स्क्रीन जी, दोस्तों क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? अच्छा दिखाई दे रहा हूं, ओके ठीक है। चलिए, तो ये फ्रेगमेंटेशन तक समझ आ गया बेटा। अब हम अगले टाइप के रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, जो कि है बडिंग। बडिंग 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 बडिंग, आ जाइए, बडिंग पढ़ा जाए, अगले टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, बडिंग नाम से समझ आ रहा है, एक बर्ड होगा, प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना, वो बर्ड आएगा, और वो बर्ड क्या होगा? वो बर्ड, एक बर्ड आएगा, बर्ड समझते, वो वाला बर्ड नहीं, बर्ड 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 बर्ड, हाँ, एक बर्ड आएगा और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझाता हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए, जैसे जैसे
फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। स्मॉल प्रोजेक्शन यानी एक बड। एक बड जब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बडिंग। अगर कुछ समझ, बडिंग वो वाली बडिंग नहीं है, हाय हेलो वाली बडिंग, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं समझा देता हूं बेटा, अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ पाए, एक मिनट रुको, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट किस किसने सुना है, पहले मुझे चैट में बताओ, यीस्ट किस किसने सुना है? हाँ जी, सुना है। यस, ये देखो, ये देखो, 4-5 लड़के लगे पड़े हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा दो। चप्पल खाएगा, चप्पल घूम जाएगा। हाँ, देखो यीस्ट सुना है, यीस्ट, यीस्ट कहीं ना कहीं तो सुना होगा, खाना वाना बनाते समय यीस्ट वीस्ट। हाँ हाँ, तो यीस्ट एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यीस्ट अपन ने वहां भी तो पढ़ा था। कहा, कहा, बायोलॉजी में कहा पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, दारू, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, याद कर। हाँ, ठीक है। तो यीस्ट एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। तो देखो उसका जैसे एक ये पेरेंट सेल है, आप ये देख सकते हो, ये एक पेरेंट सेल है। अब होता क्या है बेटा, एक बड आता है। बड यानी एक ऐसा, एक सरफेस पे एक नया चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, अब ये बड क्या होता है, यहां पर ना न्यूक्लियस सेपरेट होता है, न्यूक्लियस सेपरेट होता है, और एक न्यूक्लियस इस बड को मिल जाता है, इसको एक न्यूक्लियस मिल जाता है, और एक न्यूक्लियस इसके पास तो होता ही है। फिर धीरे धीरे बात क्या होता है, यहां से और बर्ड्स बनने लगते हैं, और बर्ड्स बनने लगते हैं। फिर एक समय बाद क्या होता है, ये सारी चेन सेपरेट हो जाती है, ये पूरा सब कुछ सेपरेट हो जाता है ना। देखो, चेन ऑफ द यीस्ट, फिर क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, और ये सारे के सारे डॉटर सेल बना लेंगे, डॉटर सेल बना लेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की बडिंग है। तो पहला ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना, जो कि है क्या, यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और इसका जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया ना बेटा, वो डायग्राम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हुआ क्या, एक स्मॉल प्रोजेक्शन आ गया उसकी बॉडी पे, जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं, और उस बर्ड से क्या होता है, नया डॉटर सेल बन जाता है, यीस्ट। उसका डायग्राम याद रखना। अब एक और ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो फिर भी बडिंग करता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा ना ऐसा दिखता है। अच्छा, मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें, इसका फोटो देख के, क्या ये प्लांट है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है? क्या लगता है, बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है, बताओ, क्या लग रहा है? हाइड्रा एक प्लांट है क्या भैया? क्या बोलते हो दोस्तों? बोलो। प्लांट, प्लांट देखने में प्लांट लग रहा है, देखने में प्लांट लग रहा है। एक बच्चा कह रहा है कीवी का पौधा, कीवी का पौधा, वाह। अरे ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो हाइड्रा है ना, वो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ प्लांट, याद रखना। अभी तुम्हें पूछ ले क्वेश्चन में कि हाइड्रा इज अ प्लांट, नो, इट इज अ ऑर्गेनिज्म। क्या है ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये भी बडिंग करता है। कैसे करता है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछा गया है, आ जाओ। देखो क्या होता है, एक पेरेंट हाइड्रा होता है ऐसे, है ना। वाह यार, कुछ लड़कियों के बाल भी ऐसे ही लगते हैं ना। कुछ लड़कियां जब हेयर कट करा लेती हैं, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, कुछ लड़कियां जब हेयर कट करा लेती हैं, उसके बाद हाइड्रा और उनमें कोई फर्क वैसे लगता तो नहीं है। है ना। हाँ, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस बेटा। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा के ये होते हैं उसके टेंटिकल्स, क्या होते हैं, ऐसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं ना, हाथ। हाँ, वैसे ही, वैसे ही। तो ये हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा क्या करता है ना बेटा, ये हाइड्रा ना अपने यहाँ पे एक बर्ड आता है इसका, देखो ये बर्ड ग्रो हो रहा है, आपको अगर नीचे दिख रहा हो तो ये एक प्रकार का क्या है, ये देखो, ये एक बर्ड है, दिख रहा है ये पेन, अरे भैया पेन बदल जा। हाँ, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है। ठीक है, तो ये बर्ड जो है आता है,
फिर ये बर्ड बड़ा होने लगता है और एक ये नया हाइड्रा बना लेता है। देखो छोटा सा हाइड्रा इसने बना लिया। उसके बाद क्या होता है, इसका स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, इसके स्टेप नंबर 3 के अंदर ये जो हाइड्रा है ये एकदम बहुत बड़ा हो जाता है और एक समय बाद ये डिटैच हो जाता है, यानी यहां से हट जाता है और ये न्यू हाइड्रा बना लेता है। यानी एक पेरेंट सेल से एक और नया डॉटर सेल आ गया, किसकी मदद से, एक बर्ड की मदद से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं बडिंग। ठीक है, तो क्या है हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या होता है बेटा, एक बर्ड डेवलप करता है एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। यानी जब सेल डिवीजन होते रहते हैं तो एक बर्ड आता है हाइड्रा में से, है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और है, आलू। आलू देखा, आलू में से भी एक बर्ड की तरह आता है। आलू देखा है, आलू घरों में आलू होगा, उसको रख दोगे बहुत समय तक तो एक बर्ड आता है आलू में से। हाँ ठीक है, these bird grow into smaller individuals when fully mature, detach from the parent body to become new independent organ। यानी एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गन बन गया। वेरी सिंपल एग्जांपल याद रखने। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है यीस्ट का। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी बडिंग करता है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट वो भी बडिंग करता है। ठीक है, दोनों के तरीके सेम है, एक बर्ड आता है और डायग्राम तो तुम्हें दोनों के याद रखनी है। अगर बडिंग पूरी समझ आ गई बेटा तो हम आगे बढ़ते हैं रीजनरेशन पे। फटाफट से बताओ, बताओ बताओ भाई। बडिंग हो गई, हो गई बडिंग 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 हाँ बहुत बढ़िया। हाइड्रा, हाइड्रा मेरी बहन की तरह दिखता है हाइड्रा मेरी बहन की तरह दिखता है, वो भी ऐसी दिखती है अब बहुत मारेगी वो मुझे, वो अलग बात है, अब वो मुझे बहुत मारेगी बेटा, पर क्या कर सकते हैं चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो अब आते हैं रीजनरेशन। आय हाय हाय, लड़कियों की फेवरेट, द गर्ल्स फेवरेट, वी आर इनवाइटिंग द क्यूट क्यूट छिपकली गाइस। द फेवरेट ऑफ एवरी गर्ल इज हियर नाउ, द क्यूट क्यूट छिपकली आ गई है हमारे बीच। यस, छिपकली जी आ गई हैं हमारे बीच दोस्तों, तालियां बजा दें एक बार। यू मत करो, यू यू साउथ दिल्ली के हो गया तुम, यू कर रहे हो। देखो दोस्तों, एक आ गई है हमारे बीच क्यूट क्यूट छिपकली। तो इस छिपकली की मैंने पकड़ा और मैंने ये खत से पूंछ काट दी है ना, हाँ खत से पूंछ काट दी, क्या बात है दोस्तों। तो मैंने जैसे ही इसकी पूंछ काटी तो इस छिपकली ने वापस से पूछ, सोचो ये छिपकली तुम्हारी डेस्क के सामने तुम्हें दिख जाए अभी, तुम्हारी क्या हालत होगी डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है भैया, भैया मत बोलो मत बोलो मत बोलो। सोचो तुम एक दरवाजा खोलो, है ना। अच्छा, सबसे बड़ा फियर क्या होता है, जिन लोगों को छिपकली से डर लगता है, सबसे बड़ा फियर बताता हूं मैं। तुम दरवाजा खोलो, है ना, और जब दरवाजे को बंद करो तो दरवाजे के पीछे की तरफ अगर छिपकली हो, हाय 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 देखो ब्लैक स्क्रीन भी आ गई, ब्लैक स्क्रीन को भी इतना डर लग गया चलो, है ना। तो क्या ये रीजनरेशन है, नहीं ये रीजनरेशन नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये एग्जैक्टली रीजनरेशन नहीं है। बहुत सारी किताबों के अंदर एग्जाम्पल में लिजर्ड लिखते हैं रीजनरेशन, बट मैं तुम्हें बोलूंगा कभी भी रिजर्ट आंसर मत लिखना रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है, some organism have their ability to regrow their lost body parts. This process of replacing lost part by growth is called regeneration. बट कभी भी आपको एग्जाम्पल में लिजर्ड नहीं लिखना है। बहुत सारी किताबों के अंदर लिजर्ड है बट मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि रीजनरेशन का अगर साइंटिफिक मतलब देखोगे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो दोनों पार्ट से नए नए ऑर्गेनिज्म बनने चाहिए, यानी छिपकली की पूंछ से भी नई लिजर्ड बननी चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है, पर ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है, अब इसके दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेन दो एग्जाम्पल बताऊंगा। कौन से, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, हाइड्रा तो आप पढ़ ही चुके हो। ये हाइड्रा ना वो है सलमान खान, हर पिक्चर में आ जाएगा मतलब हाइड्रा, हाइड्रा ना हर टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ऑलमोस्ट। तो रीजनरेशन में एक एग्जांपल तो हाइड्रा का है, बट वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें डिटेल में पढ़ना है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। आ जाओ प्लेनेरिया को पढ़ते हैं, आ जाइए।
देखो इस प्रकार से ऐसा होता है प्लेनेरिया एक्चुअली में, ये आप देख सकते हो। अब प्लेनेरिया के साथ क्या होता है ना बेटा, मान लो मैंने उठाया चाकू और प्लेनेरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करा, है ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब मुझे बताओ कितने ऑर्गेनिज्म बन गए। हर एक पार्ट से नया प्लेनेरिया बन जाएगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये। यानी अगर प्लेनेरिया को नाइफ से 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अगर 4 से करोगे तो 4 बन जाएंगे, 10 से करोगे तो 10 बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी प्लेनेरिया इज अ मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल, एक एक्वाटिक एनिमल है, रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो प्लेनेरिया होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है। सेक्सुअल हमें पढ़ना नहीं है, बट एसेक्सुअल में कैसे करता है, रीजनरेशन की मदद से। अगर हम उसको कट करेंगे तो वो वापस से नए नए पार्ट्स ग्रो कर लेगा। ठीक है, द एसेक्सुअल मोड बीइंग थ्रू रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन की मदद से वो अपने बॉडी पार्ट्स को वापस से ग्रो कर लेता है और 3 नए ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। क्या बात डन है? क्या बात समझ में आई? जल्दी। सही है, ये भी स्पर्म सेल दिख रहा है, देखो तुम्हें दुनिया जहां स्पर्म सेल ही दिखेगी बेटा। मैं बोल रहा हूं ना, दिमाग में देखो क्या भर गया है तुम्हारे, है ना। ठीक है, तो रीजनरेशन कैसे होता है प्लेनेरिया का, इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो। अगर प्लेनेरिया के मैंने 3 टुकड़े करे तो तीनों टुकड़ों में देखो नए नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे और 3 डॉटर प्लेनेरिया बनके तैयार हो गए। ठीक है, 3 डॉटर प्लेनेरिया बनके तैयार हो गए, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक डिफरेंस की तरफ। ये डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। अगर आपको याद हो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, मैच्योर होता था, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था और नए बन जाते थे, स्पाइरोगायरा, याद है? हाँ। और एक रीजनरेशन, रीजनरेशन में भी तो ऐसा ही हो रहा है कि डिवाइड करा, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आ जाओ इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन ह्यूमन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट फ्रेगमेंटेशन जो रिप्रोडक्शन है ना, वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल है ना, जिनके टिश्यूज वगैरह बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन जो रीजनरेशन है ना, वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, रीजनरेशन अकर्स इन फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी चल जाता है। क्या ये पहला डिफरेंस समझ आया बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो मेच्योरिटी में जाके खुद से पीसीज में डिवाइड होता है, यस और नो? अरे भैया, फ्रेगमेंटेशन में पीसीज में हम डिवाइड नहीं करते, मेच्योर होता है स्पाइरोगायरा, जैसे ही मेच्योर होता है ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है ना। इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनाता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में खुद से नहीं होता, अगर हम उसे ब्रेक करें पीसीज में तब नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, अगर हम करें खुद से नहीं होता। ठीक है, इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म इफ ब्रेक इनटू पीसेस, देखो इफ ब्रेक यानी खुद से नहीं होगा, हम करेंगे। अगर हम करते हैं पीसेस के अंदर, ईच पीस में और मे नॉट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, उसके बाद जाके नए इंडिविजुअल में होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। तीसरा, नो स्पेशलाइज्ड सेल आर इन्वॉल्व इन फ्रेगमेंटेशन, यानी ना फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कोई सेल नहीं है अलग से, फ्रेगमेंटेशन तो कुछ ऑर्गेनिज्म खुद से कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? मैच्योर हुए, टूट गए, नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, कोई स्पेशलाइज सेल नहीं कर रहा ये काम। लेकिन जो रीजनरेशन होता है ना, उसमें कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, और वो स्पेशलाइज सेल आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लो कि यहां पर कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि ये काम करवाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि ये काम करवाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। ये 3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए और आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है, रीजनरेशन का बेटा एग्जाम्पल क्या है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल बोलो प्लेनेरिया। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ आए तो चैट में पीके लिख के बताओ। रश्मि चैट में लिख रही है
कि भैया ये लड़के हमसे जलते हैं, हम जब क्लास में रैंक लेके आते हैं, टॉप करते हैं, तो ये बहुत जलते हैं हमसे, इनको बुरा लगता है। कैसा है क्या लड़कों, क्या लगता है तुमको जब लड़कियां क्लास में टॉप करती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है कि क्या तुम जलते हो क्या कि इसने कैसा टॉप कर लिया, टॉप आना चाहिए तो कोई लड़कों में से आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? बताओ क्या लगता है? रोहित लिख रहा है भैया पहले वो टॉप करके तो दिखाएं। बेटा ऑफेंड हो जाएंगी लड़कियां, मत करो, ऐसी हरकतें मत क्या करो, ऑफेंड हो जाएंगी लड़कियां भी। कैसे गलत लोग हो यार तू। चलो चलो ठीक है, ये हमें डिफरेंस समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक फाइनल टाइप का, जो हमारे एक लास्ट टाइप का रिप्रोडक्शन बच रहा है, वो हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, एक फाइनल टाइप का रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ पढ़ लें इसको, पढ़ लें। हाँ ठीक है, आ जा पहले ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, बाद में करना वो हरकत है। रोहित भाई कुकड लिख रहे हैं। भाई क्या तुम, भाई ऑफेंड हो जाएंगी लड़कियां बहुत। बेटा देखो, लड़कियों को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां क्या है, औरत, और औरत शब्द के शुरू के 4 लेटर ही औरा होते हैं, AURA। तो जब औरत शब्द में ही औरा है तो तुम उसको ऑफेंड नहीं कर सकते, समझ ना बात को, इज्जत। आ जा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ब्रेड होती है, ब्रेड, ब्रेड को हम रखते हैं ना तो काफी टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों में ना कुछ अजीब सा हो जाता है ब्रेड के ऊपर, ग्रीन टाइप का कुछ फंगाई, हम बोलते हैं ना फंगस लग गई, फंगस लग गई, फंगस लग गई। तो फंगस क्या होता है, वो फंगस कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बेटा, मतलब उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड याद आया? कुछ ब्रेड मोल्ड छोटी क्लासेस के अंदर, हमारे स्कूल में ना, मैं 8वीं क्लास के अंदर कराया था कि ऐसे ब्रेड ली थी और ब्रेड को ऐसे मॉइस्चर में रख दिया था, तो कुछ दिनों बाद देखा था कि उसमें से ग्रीन कलर की एक लेयर हो गई थी, तो वो क्या था, वो एक प्रकार का फंगाई था, ठीक है? तो उस फंगाई का नाम होता है क्या, राइजोपस। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा उसको? राइजोपस। उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है राइजोपस। और राइजोपस जो होता है ना, वो एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर फंगस भी बोल सकते हो, दैट ग्रोज ऑन दी सरफेस ऑफ दी ब्रेड। उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, मतलब ब्रेड मोल्ड जो पूरी गंदगी होती है ब्रेड की। क्या हो रहा है भाई, आज ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है इतनी, क्या हो गया? चलो अगली बार आए तो फिर देखते हैं। 10 मिनट की क्लास और है, आई डोंट थिंक कि ज्यादा इश्यू होगा, ठीक है? राइजोपस, राइजोपस क्या, हमें राइजोपस के बारे में पता क्या है? राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेड के ऊपर आता है, ब्रेड मोल्ड, है ना? तो इसकी वजह से आपकी जो फंगस होती है ब्रेड के ऊपर जो आप देखते हो, उस ऑर्गेनिज्म का नाम ही राइजोपस है। अब ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन से। कैसे करता है स्पोर फॉर्मेशन से? तो ये जो डायग्राम है, मैं एक अगला डायग्राम आपको दिखाता हूं, वो वाला जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको ध्यान से देखो, ये ब्रेड है, ये ना कुछ प्लांट जैसा होता है, ये कुछ प्लांट जैसा होता है। आप देख सकते हो जैसे प्लांट, प्लांट के वो नहीं होते स्टेम, तो इसके भी स्टेम होते हैं। जैसे प्लांट के रूट होते हैं, इसके भी रूट होते हैं, है ना? जैसे प्लांट की वो होती है ना बड, बड जिससे फ्लावर निकलता है, ऐसे इसके पास भी देखो बड होती है, बट उस बड में से फ्लावर नहीं निकलता। इस बड में से छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, यानी दाने निकलते हैं, और इन्हीं दानों की मदद से ये रिप्रोड्यूस करता है। समझाता हूं कैसे, आओ एक नया डायग्राम देखते हैं। एंड दिस डायग्राम इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेपर के अंदर, MCQ के अंदर या फिर 2 मार्कर के अंदर, ये डायग्राम बनाने को तो बहुत कम पूछा जाता है, मुझे नहीं लगता आएगा बनाने को, वेरी ऑनेस्टली, पर प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता आ जाए। बट लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है ना, कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेबल करो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, ऐसे वाले सब, ठीक है? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है राइजोपस है, आप देख सकते हो, ये वही वाला ऑर्गेनिज्म है जो भी ब्रेड पे था। तो एक जैसे प्लांट की स्टेम होती है, प्लांट की रूट होती है, तो इसकी रूट को बोलते हैं क्या, राइजोल्ड्स। क्या बोलते हैं? राइजोल्ड्स, है ना? ये लेबलिंग याद कर लेना बेटा बस। राइजोल्ड्स क्या है, इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है? ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ऐसे, इसको हम स्टॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सरफेस को? स्टॉलन। नाम याद कर लेना बेटा यार प्लीज, अगर गलती से लेबलिंग आ जाए तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है? तो नाम याद कर लेना, ये स्टॉलन होता है। अब ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो पूरी डंडी है, डंडी है, ये सीधी है, सीधी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट यानी क्या होता है? खड़ा, यानी सीधा।
इरेक्ट हाइफा। क्या बोलते हैं? इरेक्ट हाइफा, इरेक्ट हाइफा। ठीक है, हाइफा बोल लो या फिर इरेक्ट हाइफा, बहुत जगह हाइफा भी लिखा होता है। ठीक है, हाइफा। ठीक है, अब हाइफा से ऊपर जाओगे तो क्या होता है? ये जो हम देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो सर्कल देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद कर ही लेना, कुछ भी याद करो ना करो। स्पोरेंजियम, ये जो सर्कल तुम देख पा रहे हो ये क्या है? स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर्स यानी दाने, बहुत सारे दाने होते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे दाने हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो इस डायग्राम में क्या क्या आपको याद करना है? सबसे पहली चीज हाइफा, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, और एक ये और याद कर लेना स्टोलन, ये और याद कर लेना स्टोलन। बस अगर इतना भी याद कर लोगे ना तो भी मेनली काम चल जाएगा, है ना। राइजोइड वगैरह कोई पूछता नहीं है। ठीक है, अगर इतना भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या इतना समझ आया? अब ये रिप्रोडक्शन करता कैसे है भैया वो बताओ। देखो, ये आपकी ब्रेड पे ग्रो हो गया, अब इसके पास है स्पोर्स है, तो ये क्या करता है? जो दाने होता है ना इसको स्प्रेड कर देता है। हवा चल रही है, हवा की मदद से जो दाने हैं ये पूरी ब्रेड पे फैल जाते हैं। अब ये दाने फैलते हैं, जहां जहां पे दाना गिरता है, इस दाने को तुम बीज की तरह समझो, सीड की तरह, उस जगह पर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जहां जहां पे दाना गिरेगा वहां वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी एक बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए अगर तुम देखोगे 2 या 3 दिन के अंदर ब्रेड पूरी आपकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, एक एक करके इन पॉइंटर्स को बेटा रीड करते हैं, और इससे क्वेश्चन क्या आएगा वो भी दिखाता हूं। चलो, पहली चीज देखो, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स ऑन द ब्रेड आर कॉल्ड हाइफा। मैंने आपको बताया वो जो सीधी वाली डंडी थी, इरेक्ट, हाँ, विच मेक्स अप द बॉडी ऑफ द फंगस। बॉडी क्या है? ये हाइफा। ठीक है, द ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। यानी वो जो ये है ना स्पोरेंजियम गोला, इसी के अंदर स्पोर्स है, और वो स्पोर्स ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, है ना, ये क्या है? स्पोरेंजिया दैट कंटेन स्पोर्स। स्पोरेंजिया बोल लो, स्पोरेंजियम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वो दाने जिनको हम बोल रहे हैं स्पोर्स। ठीक है, दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। देखो, मुझे पता है पहली बार जब मैंने भी ये सारी चीजें पढ़ी थी ना तो मैंने कहा था ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट इज राइजोपस, समझ काहे नहीं आ रहा कछु भी दिमाग के अंदर। तो भैया थोड़ा शांत रहना पड़ता है, जब भी आपको समझना है तो एक दो बार रिवीजन लगता है। राइजोपस, हाइफा, स्टॉलन, स्पोरेंजियम, स्पोर्स। ठीक, तो स्पोर्स जब फैलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? राइजोपस बनाते हैं, है ना। राइजोपस भाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दी अब देखो, अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। These spores are covered by a thick wall that protect them until they come into contact with moist surface where they can begin to grow. Very important. ये जो लाइन तुम देख पा रहे हो ना, इसका क्या मतलब है? कि जो स्पोर्स है ना, इसके पास ना यार प्रोटेक्शन है। ये जो दाने हैं, इन दानों के पास एक आउटर कवरिंग है। ये आउटर कवरिंग ना इनको बचा के रखती है। कब तक? जब तक उन्हें एक ऐसा सरफेस नहीं मिल पाता जहां से वो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर पाए। यानी स्पोर्स ब्रेड के ऊपर फैल चुकी हैं, बट जब तक उन्हें सही सरफेस नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, और जब तक वो मरेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि उनके पास एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि पेपर में आता है वाई स्पोर फॉर्मेशन इज बेटर देन अदर रिप्रोडक्शन। इसका आंसर मैं भी दिखाऊंगा, अभी 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला पॉइंट यही है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं ना वो मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कवरिंग है। तो जब तक उन्हें सरफेस नहीं मिलेगा वो वहां बैठे रहेंगे, और जैसे ही सरफेस मिलेगा ग्रो कर जाएंगे खुद से। ठीक है, अगली चीज, एक इसका अगला पॉइंट ये है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच स्पोरेंजियम। ये भी एक पॉइंट हो गया कि वाई स्पोर फॉर्मेशन इज बेटर, क्योंकि जो बहुत सारे स्पोर्स बन सकते हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर, तो यानी फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगला, दे आर स्मॉल, राउंडेड एंड वेरी लाइट इन वेट विच मेक देम इजीली कैरिड बाय एयर टू फार ऑफ प्लेस रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन एट वन स्पॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी। स्पोर फॉर्मेशन क्यों बेटर है?
पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट फास्ट रिप्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट ये देख लो भाई कि देखो एक तो ये बड़े छोटे होते हैं दाने और बहुत हल्के होते हैं, तो हवा की मदद से कितनी भी दूर जा सकते हैं, यानी ब्रेड अगल बगल में दूसरी ब्रेड पड़ी है उस पर भी उड़ उड़ के चले जाएंगे, उस ब्रेड को भी खराब कर देंगे, समझ रहे हो? ठीक है, अगला ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि द स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक बॉल दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब तक अच्छी कंडीशन नहीं मिलती तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यानी ये आप देख सकते हो, ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत, मतलब तुम ऐसा मान लो कि इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि काफी सेट्स के अंदर ऐसा सवाल बनता है, 3 मार्कर के अंदर 3 पॉइंटर्स में ऑब्वियसली। ठीक है कि यार स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो बेटर क्यों है, एडवांटेजेस क्या है स्पोर फॉर्मेशन की, बताओ। पहली चीज, एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं तो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। दूसरा प्रोटेक्शन, इसके पास एक कवरिंग होती है, स्पोर के पास एक कवरिंग होती है जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, मरता तो है ही नहीं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और चीज है क्या, कि डिहाइड्रेशन से भी बचा लेती है वो कवरिंग। एंड लास्ट, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनका जो डिस्पर्जल होता है, यानी ये इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं और वहां पर एक नया राइजोपस बना सकते हैं। बताओ क्या है तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो चैट में लिख दो, अगर समझ आ गया तो पी के लिख दो। बेटा छुट्टी क्या, क्लास भी तो लेट स्टार्ट हुई ना, पढ़ा लेने दो आज। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आया समझ? यानी हमने स्टार्ट कहां से करा था बेटा, हमने फिजन से स्टार्ट करा, हमने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा है ना, हमने ये स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा, हमने बडिंग भी पढ़ा। और कोई मैं मिस कर रहा हूं क्या, और भी कोई मैं मिस कर रहा हूं क्या? हमने सारे ही पढ़ लिया आई गेस, है ना। स्पोर फॉर्मेशन, अच्छा एक रीजनरेशन और था, ठीक है। हाँ तो ये 5, ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए। अब मुझे बता दो फटाफट से, तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, मतलब किसी टाइप में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, और अगर नहीं है तो चलो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अभी पोल नहीं दे रहा हूं, बाद में दूंगा पोल। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे होते हैं बताओ। देखो ए सेक्सुअल में ना बहुत हद तक सेम होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर, क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर एक ही पेरेंट है, उसी का डीएनए डिवाइड हो रहा है। अब 2 पेरेंट तो है नहीं, तो ज्यादा वेरिएशन आते नहीं है, सेम बनते हैं। कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला, बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करता है? फिजन यानी टूटना, बाइनरी यानी 2 पार्ट के अंदर टूटना, कौन है कौन है कौन है? अमीबा। अगला, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स कहां बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्स सेल कहां बनते हैं? सेक्स सेल बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, वेरी सिंपल यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही है, जरा चैट में बताना बेटा। बताओ, यही है सी, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब देखो एग्जांपल पे सवाल आया, अब तुम्हें याद होना चाहिए जो प्लाज्मोडियम होता था वो बहुत सारे डॉटर सेल बनाता था एक साथ, अगर तुम्हें याद हो तो सिस्ट वॉल टूटती थी तो वो क्या करता था, वो मल्टीपल फिजन करता था, ठीक है। हाँ तो ऐसे तुम्हें याद रहने चाहिए। विच टाइप ऑफ फिजन इज शोन बाय अमीबा, अमीबा क्या करता है बेटा, इरेगुलर बाइनरी फिजन, कहीं से भी टूट जाता है और 2 डॉटर सेल के अंदर टूटता है। चलिए अगला, एक क्वेश्चन है, द ऑप्शन करेक्टली प्रिडिक्ट्स अबाउट द डॉटर सेल। देखो ये अमीबा का वो दे रखा है, अमीबा का डिवीजन, तो अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, बताओ। बताओ बताओ, देखो ऑब्वियस सी बात है,
पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनाएगा, बट ये इररेगुलर होता है, तो यानी दोनों डॉटर सेल का साइज सेम नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है ना बेटा वो ऑलमोस्ट करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों डॉटर सेल का साइज अलग अलग होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द इमेज शोन डिवीजन ऑफ स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा का डिवीजन दिखा रखा है इमेज के अंदर। अब आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बताओ भाई, स्पाइरोगायरा कैसा ऑर्गेनिज्म होता था बेटा, बताओ। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता था, यस, बताइए कौन सी एबीसीडी में से कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है। देखो स्पाइरोगायरा एक टाइप का कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, याद करो, फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है, ये फ्रैगमेंटेशन है, तो ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता था, है ना, बट एकदम लो, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था, लो स्ट्रक्चर होता था। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक इनटू पीसेस व्हिच देन ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। अगला, द इमेज शोन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें से कौन सी चीज को हम सही बता सकते हैं, 4 स्टेटमेंट है, बताओ भाई, रीड करो। बहुत बढ़िया, सी। देखो क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बार डिवाइड करता है, न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है, तब जाके बहुत सारे सेल बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा, अच्छा ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, अमीबा बाइनरी फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, क्या यह बात सही है, एकदम ट्रू है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली, ये स्टेटमेंट तो बेटा एकदम फॉल्स है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा ना, साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, एक और, प्लेनेरिया कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट, क्या ये बात सही है, क्या प्लेनेरिया को हम कट करेंगे तो नए बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे, हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजनरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी ट्रू है, बताया था रीजनरेशन में। अब ये मुझे बताओ क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है, यस और नो, जल्दी। बताओ, देखो कैसे चेक करना होता है, बार बार बता चुका हूं, पहले रीड करो। प्लेनेरिया कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट बिकॉज रीजनरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल, बताओ क्या इसका रीजन है। हाँ हाँ बेटा, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये इसका रीजन है ना, क्योंकि प्लेनेरिया को कट करते तो नए बॉडी पार्ट में करता है, बिकॉज रीजनरेशन जो होता है वो क्यों होता है, स्पेशलाइज सेल्स की वजह से होता है, समझ रहे हो, स्पेशलाइज सेल की वजह से होता है। नहीं पर यार एक मिनट, इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ये तो दिक्कत हो गई भैया, है ना, ये तो आंसर दोनों हो सकते हैं, ए और बी। चलो इस क्वेश्चन के बारे में एक बार कल फिर समझेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सीबीएसई 2020 का पूछा गया है, ए और बी दोनों हो सकते हैं क्योंकि लॉजिकली। चलो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, कल डिस्कस करेंगे। चलो कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म such as plasmodium and leishmania differ in the manner in which they reproduce, name and explain the reproductive process। लीशमानिया, लीशमानिया कैसे रिप्रोड्यूस करता था, अगर तुम्हें याद हो, बाइनरी फिजन, कौन सा बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग लंबा लॉन्गिट्यूडनल, और प्लाज्मोडियम कैसे करता है, मल्टीपल फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। तो यानी आपको पता है इस आंसर में क्या लिखना था, इस आंसर में बस आपको डिफरेंस बताना था कि ये बाइनरी फिजन करता है, ये मल्टीपल फिजन करता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो जो मैंने डिफरेंस बताया था ना मल्टीपल और बाइनरी के बीच का, वो आपको यहां पर लिख के आना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, इज दिस सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ऑब्वियसली बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम कैसे करता है, मल्टीपल फिजन, प्रोसेस समझा सकते हो,
कि पहले वो सेल मतलब अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अंदर बहुत सारे सेल बन जाते हैं, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में एक वॉल आ जाती है, सिस्ट, एक लेयर आ जाती है सिस्ट, फिर वो सिस्ट ब्रेक होती है, देन सारे डॉटर सेल बाहर आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा भी हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन ये तो वही क्वेश्चन आ गया, तो कट करो। नेम दी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिसीज काला अजहर। मैं आपको यह क्वेश्चन बोल रहा था कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि काला अजहर कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, तो लीशमानिया, लीशमानिया, ये तुम्हें याद रखना है। लीशमानिया क्या करता है, काला अजहर करता है। एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे करता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, है ना। अगर तुम्हें याद नहीं है ना कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो कुछ गलत नहीं होगा, अगर तुम बाइनरी फिजन भी लिख के आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अगला, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सबको पता है। एंड एसेंशियल क्यों है, क्यों, मैंने कल भी बताया था रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये मत लिखना, मजे थप्पड़ पड़ेगा, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम दी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अमीबा, अमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन, कैसे करता है बेटा, बाइनरी फिजन, ठीक है जी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा। देखो स्पाइरोगैरा कैसे करता है फ्रेगमेंटेशन, आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी ऐसा एक सवाल आए तो ट्राई करना, अगर डायग्राम नहीं भी पूछा है तो भी बनाया ना। पता है क्यों, क्योंकि ना जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना और तुम्हारा डायग्राम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार नहीं यार इस बच्चे को तो पता है, आता है इसको तो जो स्पाइरोगैरा वाला डायग्राम है ना, हाँ, वॉल सेप्टा, सेप्टा ब्रेक होती है, नए डॉटर सेल में बन जाता है, उसको बस 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो और डायग्राम बना दो। दूसरा पार्ट, वाई इज इट नॉट पॉसिबल इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि स्पाइरोगैरा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अभी और क्वेश्चन है बेटा, कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, छुट्टी नहीं मिलेगी आज, आज क्लास 7 बजे तक चलेगी। बताओ आंसर दो चलो। अच्छा, अभी 7 बजे एक वीडियो लाइव होगी, अगर आपके पास टाइम हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब की एक वीडियो है। मतलब उसमें ना मैंने अपनी पूरी एक पूरी स्टोरी बताई है आपको कि अ, आज तक वो स्टोरीज तुम्हें भी नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताई कि कैसे मैं टीचिंग के अंदर आया, कुछ कंपनीज ने शुरू में करोड़ों का ऑफर दिया, है ना, कैसे कैसे वो ऑफर मिला था, क्या क्या हुआ था, वो जो पूरी स्टोरी है ना मैंने एक वीडियो के अंदर बनाई है, वो आज आएगी 7 बजे मेन चैनल के ऊपर, जिस पर अभी 10 मिलियन हुए थे, उसी चैनल के ऊपर, तो उसको अगर टाइम मिले तो देखना, क्योंकि वो वीडियो दिल के बहुत करीब है। एंड सबसे स्पेशल चीज पता है क्या है, उसमें मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो उन्होंने भी वो मतलब उन्होंने भी उसमें बताई है पूरी जर्नी, तो वो बहुत क्लोज टू हार्ट वाली वीडियो है, मतलब वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, एक बार देखना, आपको अगर अच्छी लगे तो बताना। चलो, मतलब उसमें स्टोरी है सच पूरी की पूरी, तो तुम समझ पाओगे कि सबकी लाइफ ना अच्छी नहीं होती, आसान नहीं होती, है ना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बडिंग इनमें से कौन करता है बेटा, बडिंग एक तो यीस्ट करता था, एक हाइड्रा करता था, इसलिए मैंने बोला था एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, स्पोर फॉर्मेशन, इसका पोल दे दे क्या, स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोल दे देते। बहुत बढ़िया, राइजोपस, ऑब्वियस सी बात है, राइजोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोडक्शन करता है। चलिए अगला, इसका भी पोल दे देते हैं, इन दी बडिंग द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम,
बडिंग में क्या होता है, एक ना बॉडी में से एक पोर्शन बाहर आ जाता है, यानी एक आउटग्रोन पाथ होता है। तो इसका आंसर होगा एन आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन के आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी बेटा सी होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो एबीसीडी 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 है, इन स्पोर फॉर्मेशन स्पोर कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, दिस इज बिकॉज स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव लेयर। क्या लगता है आपको इसका, मैं पोल इसका भी दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, सब बच्चे लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया, आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, हाँ कि स्पोर्स हार्श कंडीशन में रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं? क्योंकि स्पोर के पास एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, तो आंसर आएगा ए, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस? कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पोर होते हैं? तो वो स्ट्रक्चर होता है बेटा स्पोरेंजियम। याद हो तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा? स्पोरेंजियम। बहुत बढ़िया, अब इनमें पोल नहीं दे रहा हूं। रीजनरेशन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। है ह्यूमन कब से करने लगे भाई रिप्रोडक्शन? फॉल्स, आंसर डी आ गया। अगर पहले ही फॉल्स आ जाए तो आंसर डी। चलो अगला, राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग बड। अरे ले भाई, बड कब से बनने लगी? बड कहां बन गई भाई? हैं, बड कब से बन गई? क्या बोल रहे हैं? फॉर्मिंग बड ऑन इट्स हाइफा। बड्स आर स्टोर्ड इन स्पोरेंजिया दैट बर्स्ट टू रिलीज स्पोर्स। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ो बेटा। लीडर बोर्ड देखना है, बच्चे लिख रहे हैं भैया पिछले पोल के लीडर बोर्ड अभी देखूंगा सबके, टेंशन मत लो। तीनों के लीडर बोर्ड रीड करूंगा, तुम इतनी लोड मत लो। ठीक है, तीनों के लीडर बोर्ड अभी मैं रीड करूंगा। इसमें क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि राइजोपस रिप्रोड्यूस करता है बड ऑन दी हाइफा से। यार बड तो होता ही नहीं है, तो इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई ना यार, इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका एक नया ऑप्शन बनाया जाए बेटा आज, कि स्टेटमेंट ए भी गलत है, बी भी गलत, डी भी गलत है, दोनों। इसका ऑप्शन ई बनाया जाए बेटा आज, कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। चलो बताओ भाई। इन बडिंग ऑफ हाइड्रा स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। यानी क्या बडिंग में एक छोटी सी आउटग्रोथ आती है? आती है। द बड लेटर डिटैचेस एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। इसका करेक्ट रीजन भी है ये, इसका करेक्ट रीजन भी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो और क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये हाइड्रा है, एक बड बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये है बडिंग। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये क्या है? प्लेनेरिया। कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है? रीजनरेशन। नेम द प्रोसेस एंड डिफाइन, यानी आपको रीजनरेशन को यहां पर डिफाइन करना रहेगा। ठीक है जी, चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर लिखे हुए हैं, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये पहला, ये पहला मैंने आपको सारे बता दिए हैं वैसे, जैसे नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो मैं आपको भी बता ही देता हूं। देखो राइजोपस याद है, राइजोपस का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव है, कहां से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है और कहां से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो एक पार्ट जो उसका स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स हैं, वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाँ कि ना? अरे उसमें स्पोर्स है ना, तो यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? एक ही होगा, जो कि होगा स्पोरेंजियम। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव, जैसे कि वो जो थी डंडी, हाइफा, है ना, स्टोलन, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सारे के सारे पार्ट्स नॉन रिप्रोडक्टिव है। रिप्रोडक्टिव एक ही पार्ट होता है जो कि क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, ये आपको दे देता हूं होमवर्क, इसको रीड कर लेना बेटा। सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको भी रीड कर लेना।
एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी रीड कर ले, ठीक है जी। कोई दिक्कत आए तो कल बताना, बट मुझे लगता नहीं आएगी। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें वही स्पोरेंजियम का केस बेस्ड क्वेश्चन है, राइजोपस का केस बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है जी। वैसे आंसर्स लिखे हुए हैं बट फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। चलिए जी, यहां पर टाटा बाय बाय गुड बाय करने का समय आ गया है दोस्तों। लीडर बोर्ड देख लो यार, बहुत जरूरी है। आज ऐसा करता हूं, पहले का लीडर बोर्ड देखता हूं सबसे पहले। रैंक 1 पीके कोर, ओ माय गॉड, क्या बात है। अमर्त्य, मनुस्मिता, नमन, सिदेश, राज, आदित्य, अंशिका, गुलबाहर, आयुषी, ओके जी। उदय रैंक 1, यश, प्रयास, ध्रुवी, कुणाल, नितिन, अमर्त्य, कीवी, अगेन कीवी इज हियर, सुहाना, सृष्टि, कुछ नाम मुझे याद हो जाते हैं, भव्या, प्रियांशु, साक्षी, विंध्या, निखिल, हनी, हनी हनी तुम यहां, मेरा नाम भी तो हनी है, आराध्या, राशि, तनुष, भावेश, क्या बात है दोस्तों। सभी को ढेर सारी बधाइयां रैंक्स लाने के लिए क्लास के अंदर। चलिए इसी के साथ बाय बाय करते हैं। ये 3-4 होमवर्क क्वेश्चन है, इनको एक बार रीड करना, क्योंकि देखो मैं पढ़ा सब दूंगा बट जब तक मैं क्वेश्चन क्यों लेके आता हूं, ताकि जब तुम क्वेश्चन के आंसर रीड करो ना तो तुम्हें यह समझ आए कि पेपर में लिखना कैसे होता है। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट आंसर राइटिंग की तैयारी कौन करेगा? मेरी क्या शकल देख रहा है? तू करेगा भाई, तू करेगी, क्या देख रहे हो इधर? तो वो कैसे करोगे? जब तुम सॉल्यूशंस देखोगे और पढ़ोगे कि अच्छा आंसर ऐसे लिखना होता है। इसलिए मैं आपको आंसर्स देता हूं नोट्स के अंदर, समझे? तो जब इनको उतारते हो ना तो सोच समझ के उतारा करो। हाँ ठीक है, ऑन दिस नोट मिलते हैं कल। लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। कल मिलते हैं। वीडियो आएगी 7 बजे शायद, वीडियो आएगी या नहीं आएगी आज 7 बजे, इन लोगों ने एडिट कर दी या नहीं कर दी है, चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे आज आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।